हो गया स्टार्ट। महामना मालिनी। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका का एक पाठ पढ़ेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है ये पाठ। अक्सर इसमें से इसके जो पैराग्राफ हैं इसका अनुवाद हमारे बोर्ड में आ जाता है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। चैप्टर को प्रारंभ करने से पहले मैं आपको बता दूं, जो संस्कृत दिग्दर्शिका है उसमें दो प्रश्न आते हैं, एक गद्यांश और एक पद्यांश का है ना। और इसमें क्वेश्चन आंसर गद्यांश और पद्यांश में से नहीं आते, जैसे हमारी गद्य और गद्य अपने काव्य के आते हैं, वो चीज़ नहीं आती है। इसमें क्या आता है, एक तो अनुवाद आता है और दो प्रश्न करने के लिए आते हैं संस्कृत में। वो मैं अंत में चैप्टर के अंत में आपको समझाऊंगी कि किस तरह से प्रश्न आएंगे और कैसे हमें उसका उत्तर देना होगा। अनुवाद जो है, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो वही हमारा पूरा हो जाता है। हमें अगर ध्यान से पढ़ा तो दिमाग में सब कुछ सेट हो जाता है। यहाँ एक चीज़ हम ध्यान रखें कि जो संस्कृत का हम अनुवाद करते हैं वो शब्द बाई शब्द होता है। इसमें हमें इंग्लिश की तरह से इधर उधर शब्दों को के अर्थ को नहीं रखना होता। बहुत रेयर कहीं पे एक का शब्द इधर उधर आगे पीछे चला जाता है। तो जैसे संस्कृत में शब्द लिखे होते हैं ऐसे ही हमें उनका भी अर्थ लिखना होता है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी बच्चे अपनी पुस्तक खोल लें और निकालें अपना संस्कृत दिग्दर्शिका का नवा पाठ महामना मालवीय। मालवीय जी का नाम हमने सुना होगा, मदन मोहन मालवीय उनका नाम हमने सुना होगा। हमारे देश के बहुत ही सम्माननीय प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की बनारस में। ये एक वकील भी थे और बहुत अच्छे वकील थे क्योंकि बहुत अच्छे वक्ता थे। अपने इनके मित्रों ने इनसे कहा कि तुम जब इतना अच्छा बोल लेते हो, भाषण दे लेते हो, तो ऐसी क्वालिटी तो एक वकील में होती है, तो तुम वकालत क्यों नहीं पढ़ते। तो उनके कहने से इन्होंने वकालत पढ़ी शौक में, फिर कुछ समय वकालत की भी, पर इनका मन देश में बहुत ज़्यादा लगता, देश प्रेम इनके अंदर बहुत ज़्यादा था। इसलिए ये उस वकालत के कार्य को कंटिन्यू नहीं कर पाए। और उस समय क्योंकि हमारा देश स्वतंत्रता की आज़ादी की लड़ाई में प्रवृत्त था, तो ये भी हमारे महान आज़ादी के क्रांतिकारी और सेनानी जन उनके साथ अपनी सब कुछ छोड़कर वकालत भी छोड़ दी इन्होंने और देश की सेवा के लिए ये लग गए। ये चीज़ हम पूरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसका संक्षिप्त मैंने उन आपको बता दिया। बहुत ध्यान से पढ़ते रहेंगे और समझते रहेंगे। महामनस्वी मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। जो एस के काकाजी ने वो अ से प्रोनाउंसिएशन उसका होता है अभवत्। महामना मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के एक प्रतिष्ठित जो श्रेष्ठ परिवार था उसमें हुआ था। आस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्माननीय विद्वान आसित। आस्य मतलब इनके, क्योंकि मालवीय जी के पिता, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, क्या नाम है उनका, पंडित ब्रजनाथ मालवीय, जो संस्कृत के एक सम्माननीय विद्वान आसित मतलब थे। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के एक सम्मानित विद्वान थे। इनके पिता का नाम याद रखना, पंडित ब्रजनाथ मालवीय। ये इन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे बेटा, और एक छोटे छोटे शब्द ही आपके आंसर को पूरा कर देंगे। याद रखना है पंडित ब्रजनाथ मालवीय। चैप्टर पढ़ते पढ़ते कुछ चीज़ें याद कर लेंगे तो आपको 90% क्वेश्चन आंसर याद हो जाएगा।
पाठशालायां राजकीय विद्यालय न्यूर सेंटर महाविद्यालय च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालय अध्यापनम आरब्धवान्। इन्होंने कहाँ शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में बता रहे हैं। प्रयाग के संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय, न्यूरो सेंट्रल महाविद्यालय, इनमें शिक्षा प्राप्त कर यहीं के अत्रैव मतलब यहीं के जहाँ जहाँ इन्होंने शिक्षा प्राप्त की उन्हीं में से एक राजकीय विद्यालय में अध्यापनम आरब्धवान्। आरब्धवान् मतलब प्रारंभ कर दिया। अध्यापन कार्य, शिक्षा का कार्य, शिक्षा देने का कार्य इन्होंने प्रारंभ कर दिया। यानी जहाँ ये पढ़े थे वहीं इन्होंने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात, जब इन्होंने महाविद्यालय की शिक्षा पूर्ण करी उसके पश्चात वहाँ इन्होंने शिक्षण का कार्य प्रारंभ कर दिया। यानी अतः यहीं राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य आरंभ कर दिया। ये भी बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पढ़ रहे हैं वहीं हमें पढ़ाने का भी सौभाग्य मिल रहा है। युवक मानवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषणे जनानां मनांसि आमोयत। युवावस्था में, जब ये युवावस्था में थे, युवक थे, तो युवक मानवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषण, अपने प्रभावोत्पादक भाषणों से जननां मनांसि आमोयत। जननां लोगों के, मनांसि मतलब मन को, लोगों के मन को मोह लेते थे। यानी जब ये भाषण दिया करते थे तो सब इनके भाषण से बहुत मंत्रमुग्ध हो जाया करते थे और बहुत ध्यानपूर्वक इनकी बातों को सुना करते थे, क्योंकि ये जो एक इनके बोलने की शैली थी वो बहुत ही प्रभावित पाती थी। सब इनसे बड़े प्रभावित होते थे, बहुत अच्छा बोलते थे, मधुर आलाप इनका था, मधुर वाणी इनकी थी और प्रेमपूर्ण बात ये सब लोगों से किया करते थे और बोलने का इनका लहजा, जो ये बातें किया करते थे वो बहुत ही प्रभावित पाठक हुआ करती थी। इसलिए लोग इनके भाषणों से बहुत प्रभावित हुआ करते थे। तो युवक मानवीय स्वकीय अपने प्रभावपूर्ण भाषणे जननां मनांसि आमोयत, लोगों के मन को मोह लिया करते थे। अतः अस्य सुहृद, अतः इसलिए अस्य इनके सुहृद, सुहृद होते हैं जो इनको पसंद करते हैं, अर्थात सुहृद मित्र को बोलते हैं। इनके जो मित्र तम प्राण विवाह पदवी प्राप्त है। अतः अस्य सुहृदं प्राण विवाह पदवी प्राप्त देशस्य क्षेत्रं सेवां कर्तुं प्रेरितवान्। तब इनके जो मित्र थे उन्होंने प्राण विवाह मतलब वकालत की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठतरां सेवां कर्तुं प्रेरितवान्। देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए इनको प्रेरित किया। यानी इनके मित्रों ने इनसे कहा, क्योंकि आप ये बोलने में बहुत ही प्रवीण थे, लोग इनकी बातों को बहुत ध्यान से सुना करते थे, तो इसलिए इनके मित्रों ने एक सलाह दी कि ये वकालत करें और लॉ करने के बाद देश की सेवा। तदनुसार अयं विधि परीक्षा होती है। तदनुसार उनके अनुसार, यानी उनसे प्रेरणा पाकर, उनकी बातों को मानकर इन्होंने विधि की परीक्षा, विधि लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रागस्थित उच्च न्यायालय प्राण विभाग कर्म कर्तुं आरभ। प्रयाग के ही उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। प्राण विभाग कर्म मतलब वकालत का कर्म कर्तुं आरभ कर दिया। यानी उनके अनुसार, उनसे प्रेरणा पाकर, उनसे उनकी बात को माना और इन्होंने विधि की परीक्षा, विधि लॉ वकालत की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। विधि प्रकृष्ट ज्ञानी बहुत थे, इसलिए विधि मतलब कानून का श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर आलापी, मधुर वाणी और उदार व्यवहार और अपने उदार व्यवहार से ये शीघ्र में, अत्यंत शीघ्र ही मित्रों में न्यायाधीश चा होता है और हम जब दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, चा हालांकि संस्कृत की पंक्ति में बाद में आता है, उन दोनों को पहले वो संबोधित कर देते हैं, उसके बाद पर चा को हम लाएंगे बीच में। मित्राणां च न्यायाधीश, मित्रों और न्यायाधीश के मध्य सम्मान भाजन, सम्मान के भाजन मतलब
सम्मान के पात्र बन गए। विधि प्रकृष्ट ज्ञानी, कानून का श्रेष्ठ ज्ञान, मधुर आलाप, मधुर वाणी और उदार व्यवहार से ये शीघ्र ही मित्रों और न्यायाधीश के मध्य सम्मान के पात्र बन गए। अर्थात उनके मित्र और न्यायाधीश भी इनको बहुत पसंद करने लगे। महापुरुषों लौकिक प्रलोभनेषु बद्धा नियत लक्ष्यान्य करापि प्रशंति। महान पुरुष जो महान लोग होते हैं, लौकिक प्रलोभनेषु, जो लौकिक प्रलोभन होते हैं, लौकिक लालच होते हैं, लौकिक जो पौन पैसों की दिखावटी जो चीजें होती हैं, उन सब चीजों के से लोभित होकर यानी उनसे आकृष्ट होकर कभी भी अपने नियत लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य से प्रशंति ना प्रशंति, भ्रमित नहीं होते, भटकते नहीं हैं। अर्थात फिर से देखो इसे एक बार, महान लोग लौकिक प्रलोभनों में बंध कर, लौकिक प्रलोभनों से आकृष्ट होकर कभी भी अपने निर्धारित लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। देश सेवा अनुलोप्तोपयम् युवा उच्च न्यायालय से परितो स्थातुं न शक्नोति। देश सेवा अनुलोप्तोपयम्, देश की सेवा में अनुराग रखने वाले यानी देश की सेवा से प्रेम करने वाले यह युवा उच्च न्यायालय की परिधि में, उसकी सीमा में बंद कर नहीं रह सके। अर्थात क्योंकि इनके मन में देश की सेवा करने का भाव था, उस कारण से ये इनका मन जो है वो अपनी वकालत के कार्य में नहीं लगा करता था। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय प्रभृति भी अन्य राष्ट्र नायक सह सो अपि देशस्य स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण। पंडित मोतीलाल नेहरू, आपने नाम सुना होगा, नेहरू जी के पिता थे। पंडित मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय और अन्य अनेक राष्ट्र नायकों के साथ सो भी यह भी देश से स्वतंत्रता संग्राम, देश के स्वतंत्रता संग्राम में अवतीर्ण हो गए, उतर पड़े। अर्थात इन्होंने वकालत को छोड़ दिया और देश को स्वतंत्र कराने के लिए ये इन लोगों के साथ कार्य करने लगे। क्योंकि ऊपर बताया गया इनके मन में देश के प्रति विशेष अनुराग था, विशेष प्रेम था, जिस कारण से इनका मन कभी भी अपनी जो वकालत का कार्य करते थे उसमें नहीं लगा करता था। हालांकि ये बहुत श्रेष्ठ वकील थे, इन्हें कानून का बहुत ज्यादा ज्ञान था, पर फिर भी इनका मन कहाँ रहता था? देश की सेवा करने। देहल्यां त्रयोविंशति में कांग्रेसस्य अधिवेशने अयं अध्यक्ष पदम् अलंकृतवान्। देहल्यां दिल्ली में, दिल्ली में त्रयोविंशति में यानी 23वें दिल्ली में 23वें कांग्रेस से अधिवेशन, कांग्रेस के 23वें अधिवेशन में अयम इन्होंने अध्यक्ष पदम अलंकृतवान्, अध्यक्ष के पद को अलंकृत किया, सुशोभित किया। यानी दिल्ली का जो कांग्रेस का 23वां अधिवेशन हुआ उसमें ये अध्यक्ष बनाए गए। रॉलेट एक्ट इत्याख्यस्य विरोधे अस्य ओजस्वी भाषणं श्रुत्वा आंग्लशास्त्रा भीता जाता। एक अंग्रेजी रॉलेट एक्ट नाम का एक विधेयक लाए थे जो हिंदुस्तानियों के लिए बहुत ही गलत था। तो उस रॉलेट एक्ट के विरोध में इनके ओजस्वी भाषणों को सुनना मतलब सुनकर अंग्रेज शासक थे वो भीता मतलब भयभीत, डर जाना, भीता जा भयभीत हो गए। यानी जब रॉलेट एक्ट अंग्रेज लोग लाए तो उसके विरोध में इन्होंने एक भाषण दिया, बहुत ओजस्वी भाषण था वो। उसको जब अंग्रेजों ने सुना, अंग्रेज शासकों ने सुना तो वो बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। उन्हें लगने लगा कि कहीं इनकी बात मानकर लोग हमारे विरोधी न हो जाए। इस कारण से क्या हुआ, बहुबार कारागारे निक्षिप्तो अनेक बार, बहुबार मतलब अनेक बार, कारागार होता है जेल में निक्षिप्तों पे डाले जाने पर भी, यानी अनेक बार कारागार अर्थात जेल में डाले जाने पर भी अयम वीर है, यह वीर देश सेवा व्रतम न त्यजत, इस वीर ने देश सेवा के व्रत को नहीं त्यागा। यानी अनेक बार ये जेल में डाले गए, उसके पश्चात भी ये कभी भयभीत नहीं हुए और ये देश सेवा में लगे रहे। हिंदी, संस्कृत, आंग्ल भाषासु अस्य समान अधिकार आसीत्। बहुत बड़े
हिंदी, संस्कृत और आंग्ल भाषा, आंग्ल अंग्रेजी भाषा, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा पर असमान अधिकार आसीत। इनका एक समान अधिकार था। जैसे ये हिंदी बहुत अच्छे से जानते थे, वैसे ही संस्कृत में भी ये प्रवीण थे और अंग्रेजी भाषा में भी ये प्रवीण थे। हिंदी, हिंदू, हिंदुस्तान, उत्थाय, समान उत्थाय, अयम निरंतरम प्रयत्न अकुरु। परंतु हिंदी से विशेष रहा था, वो हमारे देश की भाषा है ना। हिंदी, हिंदू, हिंदुओं और हिंदुस्तान अर्थात भारत के उत्थान के लिए, उसकी उन्नति के लिए अयम निरंतरम प्रयत्न अकुरु। अयम कौन? ये मालवीय जी, क्योंकि मालवीय जी का चैप्टर अब कौन है, इसलिए ध्यान रखेंगे कि अयम मतलब किनके बारे में चर्चा चल रही है, मालवीय जी की। मालवीय जी निरंतर मतलब लगातार प्रयत्न करते रहे। हिंदी, हिंदुओं और हिंदुस्तान अर्थात भारत के उत्थान के लिए मालवीय जी निरंतर प्रयत्न करते रहे। शिक्षेत देशे समाजेचा नवीन प्रकाश उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालयस्य स्थापना करोति। ये जानते थे कि यदि हम अपने देश का उत्थान करना चाहते हैं, उसको ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो हमें शिक्षा का प्रचार और प्रसार करना होगा, अर्थात हमें अपने हिंदुस्तानियों को शिक्षित करना होगा। इस बात को ये बहुत अच्छे से जानते हैं। तो शिक्षा से ही देश समाजे च नवीन प्रकाश उदित, देश और समाज में नवीन प्रकाश, नया प्रकाश उदित हो सकता है। अतः मालवीय वाराणस्यां काशी विश्वविद्यालय से स्थापना। मालवीय जी ने वाराणसी, बनारस में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की। जो उन्होंने विश्वविद्यालय बनाया उसका नाम क्या था? काशी विश्वविद्यालय। और ये कहाँ बनाया उन्होंने? बनारस में। ये प्रश्न आएगा, आप ध्यान रखना, इसका उत्तर आपको यहाँ मिलेगा। पीछे जब आप आपके क्वेश्चन आंसर देखेंगे तो उसमें एक प्रश्न आया है। अस्य निर्माणाय अयं जनाः धनम अयाचत। अब इनके पास धन तो इतना था नहीं, क्योंकि देश के उस समय हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तो धन तो इनके पास था नहीं। तो धन के लिए इन्होंने लोगों से याचना की। याचना मतलब लोगों से धन मांगा कि मैं एक विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ, उसके लिए आप मुझे धन दीजिए। क्योंकि हमारे देशवासी उस समय देश से सबसे ज़्यादा प्रेम करते थे, इसलिए देश के उत्थान के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार रहते थे। तो कह रहे हैं अस्य निर्माण है, उसके निर्माण के लिए, उस विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए अयम जनान् धनम अयाचत। इन्होंने जनान् मतलब लोगों से धन की याचना की, धन मांगा। जनाश्च और लोगों ने भी महत्य अस्मिन् ज्ञान यज्ञ, ज्ञान के इस महान यज्ञ में प्रभुतम धन अस्मै प्रयच्छ, बहुत मात्रा में, प्रचुर मात्रा में धन इन्हें प्रदान किया, धन दिया। तेन निर्मितो अयम विशालय, उस धन से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय, उस धन से निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता, उनकी दानशीलता, दानशीलतायां मालवीय यशस्य, और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति, एक मूर्ति के रूप में विभाति मतलब शोभायमान है। फिर से देख लेते हैं। अस्य निर्माणाय अयं जनान् धनम अयाचत, इसके निर्माण के लिए इन्होंने लोगों से धन की याचना की। और जनाश्च लोगों ने भी महत्य अस्मिन् ज्ञान यज्ञ, इस ज्ञान के इस महान यज्ञ में प्रबुद्धम धनम तस्मै प्रयच्छन्, इन्हें बहुत मात्रा में धन प्रदान किया। तेन निर्मितो अयम, उससे निर्मित, अयम मतलब यह विशाल विश्वविद्यालय, उससे निर्मित ये विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और मालवीय जी के यश की प्रतिमूर्ति के रूप में आज विश्व शोभित हो रहा है। साधारण स्थिति को अपनी जन्म, साधारण स्थिति वाला, जो क्योंकि ये बहुत धनिक परिवार से नहीं थे, एक सामान्य
लगन है तो वो अपने पुरुषार्थ और अपने बौद्धिक विचारों के माध्यम से ऐसा कार्य कर सकता है जो असाधारण होते हैं। एतदर्थ में जनस्तां महामना इत्युपाधिना अभिधातु आरब्ध। इसलिए जना लोगों ने इन्हें महामना इस उपाधि से अभिधातु आरब्धवान, अभिधातु मतलब संबोधित आरब्धवान मतलब प्रारंभ कर दिया, संबोधित करना प्रारंभ कर दिया, क्योंकि इनका पहले नाम था मदन मोहन मालवीय। महामना इन्हें उपाधि दी गई क्योंकि इन्होंने जब काशी विश्वविद्यालय की स्थापना की उसके पश्चात इन्हें महामना महामानव इस उपाधि से संबोधित किया। किसने? लोगों ने। फिर से देख लो इस लाइन को। एतदर्थ में इस कारण से ही जनस्तां लोगों ने महामना इस उपाधि से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। तब से इनका नाम महामना मालवीय हो गया। महामना विद्वान वक्ता। अब देखो क्या कहते होंगे, ये विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता, एक धार्मिक नेता थे, पटु पत्रकार, पटु मतलब चतुर, पत्रकार आसिक मतलब थे, सॉरी, परमस्य सर्वोच्च गुण, यानी ये तो इनके गुण थे। कौन कौन थे? एक तो विद्वान वक्ता थे, जो हमने शुरू में ही पढ़ा, बहुत ही अच्छा बोलते थे ये विद्वान वक्ता थे, धार्मिक नेता थे, धर्म में बहुत विश्वास था, और एक बहुत अच्छे चतुर पत्रकार भी थे। परंतु इनका सबसे उच्च गुण, सर्वोच्च गुण कौन सा था? जन सेवे आसिक, लोगों की सेवा करना, लोगों की ये बहुत सेवा किया करते थे। तो सबसे अच्छा इनका गुण जो था वो लोगों की सेवा करना था। यत्र कुत्रापि अयं जनान् दुःखितान् पीड्यमान् पश्यत्। यत्र कुत्रापि, यदि कहीं भी जनान् दुःखितान्, लोगों को दुखी या फिर पीड़ित देखते थे, यदि इन्हें कोई दुखी या पीड़ित नजर आ जाता था, तत्र शीघ्र में उपस्थित, वो वहां पर ही शीघ्रता से उपस्थित हो जाया करते थे। सर्वविधि सहायक, और सब प्रकार से उसकी सहायता आपको करते थे, यानी जैसे ये सहायता जितनी ये कर सकते थे उतनी उसकी सहायता करते थे। इनको कहीं भी पता चल जाता था कि कोई बहुत दुखी है, कोई परेशान है, कोई पीड़ित है, इस तरह से किसी भी व्यक्ति के बारे में जब इन्हें जानकारी मिल जाती थी तो ये तुरंत ही वहाँ उपस्थित हो जाते थे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ये उसकी जो पीड़ा है उसे दूर करने की कोशिश करते थे, उसकी सहायता करने की कोशिश करते थे। ये इनके जीवन का, ये इनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। प्राणी सेवा अस्य स्वभाव आसीत् एवं आसीत्। ऐसा लगता है जैसे प्राणियों की सेवा करना इनका स्वभाव था, स्वाभाविक गुण था। ये जानबूझ के या सोच समझ के प्राणियों की सेवा नहीं करते थे कि मुझे दिखाना है या मुझे लोगों की सेवा करनी है। इनके अंदर ये कुदरती एक स्वभाव था, इनका नेचर था इनका कि ये प्राणियों की सेवा किया करते थे। अद्य अस्माकं मध्ये अनुपस्थितो अभि। अद्य मतलब आज, अस्माकं मतलब हमारे, आज हमारे, मध्य मतलब बीच में, आज हमारे बीच में अनुपस्थितो अभि, अनुपस्थित होने पर, अभि मतलब भी, यानी आज हमारे बीच नहीं है, फिर भी देखो हम इन्हें पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो हमारी स्मृतियों में ये आज भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। आज भी हमारे बीच में उपस्थित ना होते हुए भी महामना मालवीय स्वयशो अमूर्त रूपेण, स्वयशो अपने यश के अमूर्त रूप में, अमूर्त मूर्त होता है जो दिखाई देता है, अमूर्त जो दिखाई नहीं देता, यानी अपने यश के रूप में, अमूर्त रूप में प्रकाशम वितरण, ज्ञान के प्रकाश का वितरण करते हुए अंधे तमसी निमग्ना, अंधे मतलब अंधकार, उनके अंधेरे के, अज्ञान के अंधकार में निमग्न डूबे हुए लोगों को, जनान मतलब लोगों को, सन्मार्गदर्शन, श्रेष्ठ मार्ग दिखाते हुए स्थानीय जने उपस्थित एक स्थान पर और लोगों के मध्य में आज भी उपस्थित है। इन विश्वविद्यालय की स्थापना की, उस विश्वविद्यालय में बहुत से लोग अध्यापन कार्य करते हैं, बहुत से लोग पढ़ने भी आते हैं और बहुत से श्रेष्ठ विद्वान वहाँ पर पढ़ाया करते हैं। आपको मालूम नहीं है, आपको ये जान लेना चाहिए कि काशी विश्वविद्यालय में केवल हमारे भारत के ही विद्यार्थी पढ़ने नहीं जाते, विदेशों से भी
लोग वहाँ पे अध्ययन करने के लिए आया करते हैं। कहें आज वो हमारे बीच उपस्थित नहीं है, परंतु अपने यश के अमूर्त रूप में, जो उनका यश संसार में फैला हुआ है, उस रूप में। और हर विद्यालय में, एक विद्यालय उनके यश की प्रतिमूर्ति ही है। हर विद्यालय में ज्ञान दिया जाता है, बहुत से लोग ज्ञान लेने आते हैं और बहुत सारे विद्यार्थी ज्ञान अर्जन के लिए आते हैं। तो एक तरह से वो मालवीय जी का ही यश है, जो हमें अमूर्त रूप में होते हुए भी एक विद्यालय की प्रतिमूर्ति के रूप में हमारे बीच आज भी उपस्थित है। और अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए लोगों को ज्ञान का प्रकाश दिखाता हुआ नजर आता है। तो देखो, एक श्लोक के रूप में उन्होंने उनकी प्रशंसा की है। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायणा जरा मृत्यु भयम नास्ति येषां कीर्ति तमो वज्र। इनके शब्दों के अर्थों को देख लेते हैं, फिर इसका अर्थ निकालेंगे। जयंती मतलब जय, महाभागा उन महान लोगों, किन महान लोगों की? जन सेवा परायण। जन सेवा, जन मतलब लोग, सेवा मतलब सेवा, लोगों की सेवा में, परायण मतलब लगे, लोगों की सेवा में लगे हुए उन महान लोगों की जय है। जरा मृत्यु भयम, जरा मतलब वृद्धावस्था, मृत्यु मतलब मृत्यु, वृद्धावस्था और मृत्यु। नास्ति मतलब नहीं, ये शाम मतलब उनकी, कीर्ति त्वनो, त्वनो मतलब तन, शरीर, कीर्ति यश, यश रूपी शरीर, रूप अलंकार। क्वचित, क्वचित मतलब कहीं। ये फिर से देखेंगे, जरा मृत्यु भयम नास्ति, ये शाम उनके कीर्ति तनु, कीर्ति रूपी शरीर को कहीं भी जरा और मृत्यु, बुढ़ापे और मृत्यु का भय नहीं होता। नास्ति मतलब नहीं। फिर से इसके अर्थ को एक बार देख लेते हैं। जयंती ते महाभागा जन सेवा परायण, पीछे से लेके जन सेवा परायण, लोगों की सेवा में लगे हुए महाभागा, उन महान लोगों की जय हो, जिनके यशाम मतलब जिनके कीर्ति रूपी शरीर को कभी भी कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं होता। यानी उनका कीर्ति रूपी जो शरीर है, जो अदृश्य रूप में हमारे बीच आज भी उपस्थित है, उस शरीर को न तो कभी बुढ़ापा आता है और न ही कभी मृत्यु आती है, क्योंकि यश कभी समाप्त नहीं, तब युगों युगों तक चलता रहता है, जीवित रहता है। ऐसे थे हमारे महामना महान। बहुत अच्छा चैप्टर, आशा है समझ में आ गया होगा, सभी बच्चों ने ध्यान से सुना होगा, समझा भी होगा। अब हम समझ लेते हैं कि इस चैप्टर में से क्या क्या आएगा। तो दो प्रश्न आएंगे, एक तो इसके जो पैराग्राफ है, कोई भी एक पैराग्राफ दे देंगे, उसका अनुवाद कराएंगे। प्रश्न आएगा निम्नलिखित जो अनुच्छेद है उसका अनुवाद कीजिए। अनुवाद कीजिए, अनुवाद मतलब उसको हिंदी में रूपांतर करना। एक होता है अनुवाद, एक होती है व्याख्या। व्याख्या हम गद्य की करते हैं, जो हमारा गद्य की पुस्तक है, निबंध जो हम पढ़ते हैं, जैसे अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था, उसकी व्याख्या होती है। परंतु संस्कृत का कुछ भी आएगा उसका अनुवाद हो गया, यानी जितना अनुवाद का मतलब ये होता है कि जितने उन्होंने लिखा है उसी की हिंदी क्या है, उसमें हमें अपनी तरफ से कुछ जोड़कर समझाने की आवश्यकता नहीं होती है, उसी की हिंदी को हमें लिखना होता है, तो उसे कहते हैं अनुवाद। और यहाँ जब हम अनुवाद करते हैं इसका, तो ध्यान रखते हैं संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ के बाद हम हेडिंग जो डालेंगे वो अनुवाद डाल सकते हैं या अर्थ डाल सकते हैं, जो कि आपके प्रश्न में होगा। प्रश्न में से देख लीजिए वो क्या पूछ रहा है। यदि वो अर्थ लिखने के लिए पूछ रहा है तो हेडिंग में डाल दीजिए संदर्भ के पश्चात अर्थ, और यदि उसने कहा है अनुवाद तो संदर्भ के बाद अनुवाद डाल दीजिए। संदर्भ में देखो बहुत ज्यादा कुछ लिखना होता, चैप्टर का नाम आता